Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of agriculture economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. अच्छा जी क्लास हमने लुइस मॉडल पढ़ा, फाइव डेनिस मॉडल पढ़ा। हमने फाइव डेनिस लुइस मॉडल की हमने क्रिटिसिज्म को कंसल्ट किया। उसके बाद हमने जो कहा था कि जो फ्लॉज थे लुइस मॉडल में उसको कवर किसी हद तक किया फाइव डेनिस मॉडल ने। और फिर फाइव डेनिस मॉडल्स के बारे में हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की, हमने उसकी 3 स्टेजेस पढ़ी और उसका हमने थीसिस देखा क्या था, उसकी थ्योरी क्या थी, फिर उसने अपने थ्योरीज़ को किस तरीके से आर्गूमेंट से उसको साबित करने की कोशिश की। और फिर हमने इसकी जो है वो एरा ऑफ कमर्शलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसकी अजम्पशंस देखें, देयर इज़ अ, जैसे उसने कहा था कि पुअर इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है, या मतलब लेबर जो है मार्जिन प्रोडक्टिव लेबर जो है वो उसकी नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है। हमने ये सारी अजम्पशंस देखी। फिर उसकी बेस पे हमने देखा कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी वेजेस कांस्टेंट इंडस्ट्रियल वेजेस से कम होती है वो इंक्रीज़ करते करते ख़ास प्रोसेस से वो इंक्रीज़ कर जाती है और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। कुछ मैंने एग्जांपल्स तो दी, कुछ जो नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एम्पिरिकल टेस्टिंग नहीं की। बाहर से जो चीज़ें नज़र आती हैं वो मैंने उनके आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की, फाइव डेनिस के आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मैंने सीधा उधर से एग्जांपल्स पकड़ के दे दी। अमेरिका की दी, मलेशिया की दी, हमने ये बात की, हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात याद रखें कि उसके पॉइंट्स बड़े बिखरे पड़े हुए हैं। उसके पॉइंट्स इसके क्रिटिक फेवर में भी कुछ होंगे। जब हम उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू को बताया और उसको कुछ एम्पिरिकल वर्क से जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये याद रखें कि मैंने वो खुद एम्पिरिकल स्टडीज़ ना पढ़ी है, ऐसा नज़र आता है, और ना कोई एम्पिरिकल स्टडी मेरी नज़र से गुजरी है। तो ये तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया फाइव डेनिस मॉडल के ऊपर, जिसको आज के हम लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है वो देखेंगे। सबसे पहली जो क्रिटिसिज्म है फाइव डेनिस मॉडल के ऊपर वो मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर इन फेज़ 1 है। इसने कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर ज़ीरो होती है in first stage of growth and the transfer of the labor from agri would not reduce output in the agriculture sector in phase 1। कि उसने कहा था कि फ़ेज़ 1 में जो डिस्क्रीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव होती है। और मैंने भी ये कोशिश की बताने की कि ऐसा मोर और लेस नज़र आता है कि जब डेवलपिंग जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर से जब मूव करती हैं एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, तो हमने कहा था कि ये कांस्टेंट रहती है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मैंने कुछ एम्पेरिक्स समझाने के लिए मैंने ज़रूर दिए होंगे, राइट। ये फाइव डेनिस मॉडल का था कि वो जब एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर मूव करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ तो आउटपुट के ऊपर फ़र्क नहीं आता, राइट। और इसके ऊपर मैंने आर्गूमेंट्स दिया था कि एक फार्म के ऊपर 5 बंदे काम कर रहे हो तो उसमें से 4 निकल भी जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा नज़र आता है अगर हम प्रो फाइव डेनिस मॉडल के देखें, अगर हम उसके आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथ करने के लिए देखें, अगर हम उसके जो फेवर में हों तो ऐसा कहीं नज़र आता है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। बट द इकोनॉमिस्ट लाइक बैरी सोलिगो आर ऑफ द व्यू दैट एग्री आउटपुट इन द फेज़ 1 ऑफ द फाइव डेनिस मॉडल विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड मे फेल अंडर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर। कि ऐसा नहीं होता कि वो कांस्टेंट रहे, आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहे इन फर्स्ट फेज़ के अंदर, वो डिफरेंट हो सकती है और ये डिपेंड करती है कि या तो आउटपुट इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर मूव करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आउटपुट इंक्रीज़ करेगी या आउटपुट डिक्रीज़ करेगी। बहरहाल फाइव डेनिस ने कहा था कि वो कांस्टेंट रहती है, आउटपुट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ करे ये डिपेंड करता है कि वो लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है उस कंट्री में, ठीक है।
इसके ऊपर हमने असाइनमेंट भी की थी जो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, तो एक आधा लेक्चर हम भी इसके ऊपर देंगे कि लैंड रिफॉर्म, लैंड टेन्योर सिस्टम के ऊपर जो अगर पेजेंट जो फार्मर प्रोप्राइटरशिप होती है या शेयर क्रॉपिंग होती है। अब ये देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर्स की। और अभी फेज़ 1 तो शो ही करता है कि वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है, राइट, या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एग्रीकल्चर की 2-4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बड़ी कॉमन सी हैं। एक उसमें जो है वो फैमिली लेबर इन्वॉल्व होती है, और एक उसमें क्रॉपिंग मतलब सिस्टम होता है, शेयर क्रॉपिंग है, लीज़ पे लेते हैं, ठेके हैं, हमारी ज़मीनों के कितने ही किस्म के नाम है, बयाने पे ले ली, वो बे पे ले ली। वो इसके अलावा हमारे सिस्टम में अगर देखा जाए शेयर क्रॉपिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और इस तरह के लीज़ पे ले ली। तो इस तरह की चीज़ें अगर हों और फिर लेबर मूव करे, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को, ये चीज़ चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़ेज़ 1 में बड़ी कॉमन है, लेकिन फाइनेंस मॉडल ने ये कवर नहीं किया था। ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है वो बनता है मार्जिन प्रोडक्टिव लेबर इज़ नॉट ज़ीरो। ये ऐसा नहीं है, मतलब आप उसने कहा था कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी लेबर ज़ीरो होती है, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, राइट। नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है। प्रोफ जॉर्जसन पार्टिकुलरली हु सेड आल्सो प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ डुअल इकोनॉमी हैज़ ऑब्जेक्टेड फाइनेंस मॉडल contention of zero MP in phase 1. He says whether MPL will be zero is an empirical issue. इसके ऊपर empirical issue का मतलब ये, इसके ऊपर empirical studies नहीं हुई। मैंने एक स्टडीज़ पढ़ी थी कि इंडिया के अंदर जब लेबर मूव की है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब इंडिया में कहा गया था कि पिछले कुछ स्टडीज़ मैंने पढ़ी थी, कहीं पे मेरी नज़र पड़ी थी कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी कुछ हद तक पॉजिटिव आई थी, ये मेरी नज़र से गुजरी है। बहरहाल इसके ऊपर एम्पिरिकल स्टडीज़ इतनी नहीं मिलती कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशूज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। ये एक सबसे बड़ा एम्पिरिकल इशू है ड्यूरिंग द सीजन्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और अगर वैसे भी देखा जाए हार्वेस्टिंग के ऊपर और सोइंग के ऊपर, जब कटाई होती है या बिजाई होती है किसी भी फसल की, तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। उसमें लोग जो है ना थ्रेशिंग के लिए बंदे भी हायर करते हैं, वंगारते हैं, जिसे हमने पिछले किसी लेक्चर में कहा था, वो लोग ज़्यादा लेबर रखते हैं, उसमें लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। अच्छा, जॉर्जसन कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ जापानीज़ डाटा, और उसने कहा था कि जापानीज़ डाटा को देखते हुए उसने कहा था कि वर्ल्ड वार 1, जब जापानीज़ में वर्ल्ड वार 1 जो है वो स्टार्ट हुई थी, इवन एट दैट टाइम सप्लाई ऑफ लेबर वाज नॉट अनलिमिटेड। जो उसने कहा था कि ना सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अबंडेंट, और जापानीज़ के डाटे से उसने साबित किया था कि ऐसा नहीं है, कि जब एक मतलब अभी ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आया था, तो वर्ल्ड वार 1 में आज से तकरीबन 100 साल पहले उसने जब ये ऑब्ज़र्व किया, और उसने कहा कि उस वक्त भी सप्लाई ऑफ लेबर अबंडेंट नहीं थी, अनलिमिटेड नहीं थी। सो उसने कहा था कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर अबंडेंट नहीं थी, अनलिमिटेड नहीं थी, और हाउ कम दैट मार्जिन प्रोडक्टिव लेबर वुड बी ज़ीरो। तो ये एक चीज़ है जो दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर आता है वो आता है द फाइनेंस मॉडल कंसंट्रेटेड अपॉन लैंड एंड लेबर एज द डिटर्मिनेंट ऑफ आउटपुट, इग्नोरिंग द रोल ऑफ कैपिटल। और ये भी इसने कि रोल ऑफ कैपिटल एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा या इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, उसने जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट 2 ही चीज़ें ली थी, एक लैंड और लेबर। मतलब जितनी भी हमने पीछे सारी डिस्कशन की है, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो डिस्कशंस की हैं, तो वो यही है ना कि लैंड और लेबर मूव कर जाती है, और ये होता है, और सारी चीज़ें हमने उसने उसने कहा कि आउटपुट के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक लेबर और आउटपुट। अगर लेबर और लैंड है तो आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन उसने रोल ऑफ कैपिटल जो है वो इसमें कर दिया। उस ज़माने में भी जब ये किया गया था तो कैपिटल बहरहाल अवेलेबल था, राइट, ऐसा नहीं है।
मैकेनाइजेशन शुरू हो चुकी थी, लोग बैलों वगैरह से, ये इन चीज़ों से वो लोहे की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि रोल ऑफ कैपिटल उस वक्त अगर जब इसने दिया था 1950s के 60s के अंदर, या 100 साल पहले की भी बात कर ली जाए, तो ऐसा नहीं है कैपिटल का रोल इसने इग्नोर किया था। बहरहाल वो एक साइंटिस्ट था, एक इकोनॉमिस्ट था, तो उसको ये देखना चाहिए था कि रोल ऑफ कैपिटल क्या है। ये एक दूसरी क्रिटिसिज्म है कि उसने आउटपुट का जो कैपिटल मेजर डिटर्मिनेंट होता है कैपिटल, वो उसने कवर नहीं किया। बट प्रोफ ब्राउन, बायर, फ्रैंकल, ग्रिफन, गत्तक और इस तरह के दो चार और जो क्रिटिक्स हैं इस मॉडल के, दे आर्ग्यूड दैट इन द upper underdeveloped countries there has occurred what is known as green revolution। और फिर इसने ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल भी इसमें कवर नहीं किया, which has promoted the greater use of capital and technology on the land। consequently there has been a greater increase in the agri productivity and agri incomes। इसमें दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आती है कि इसने ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं चेक किया, और जिस वक्त इसने मॉडल प्रेजेंट किया था तो उस वक्त तो देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो अकर्ड हो चुका था, वो अपनी एक जोबन में था उस वक्त। ये 40s और 50s की बात है जब ये बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि हाइब्रिड सीड्स और टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स, मैकेनाइजेशन और बहुत सी चीज़ें जो है वो वजूद में आई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इसने जो एक पॉइंट वो बेसिकली वो अमर्ज हो जाता कि कैपिटल का, जो कैपिटल का रोल इसने मेंशन नहीं किया। ये फाइडेनस मॉडल की तीसरी बड़ी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर। उसके बाद है इसने कहा, मोस्टली ये होता है उस वक्त भी देखा जाए, आज से 100 साल पहले भी और अभी भी देखा जाए, हम कोई उस हिसाब से नहीं देख रहे, अभी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसने कहा था क्लोज्ड इकानमी हो, कि मैंने जैसे कहा कि वो फार्मर जो है वो मूव करते हैं कहाँ, सिटीज़ के अंदर, आउटपुट जो है वो जो है हमने एक क्लोज्ड इकानमी की बात की है। फाइडेनस मॉडल इग्नोर द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टर्म ऑफ ट्रेड क्या है ये उसने मतलब इग्नोर किया कि ट्रेड का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेड नेगोशिएट, जब ट्रेड होती है, टेक्नोलॉजी आती है, और इसके बाद ये जो मॉडल बेसिकली क्लोज्ड इकानमी के ऊपर ही बेस करता है। इन द सेकेंड फेज व्हेन एग्री प्रोडक्ट डिक्रीजेज द टर्म ऑफ ट्रेड गोज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट, कि जब उसमें सेकंड फेज़ में जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन डिक्रीजेज होती हैं तो एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की टर्म ऑफ ट्रेड है वो मतलब जैसे मैंने कहा कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसको सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनपुट देती है। तो जब उसमें प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे डेवलप कर सकता है? दिस वुड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। But if the model is made open, such as would not happen, as the goods could be imported in the presence of then scarcity, कि जब अगर आउटपुट जो है डिक्लाइन कर गई है तो इंपोर्ट की जा सकती है चीज़ें, राइट। तो जो एक फॉरेन ट्रेड का कंसेप्ट है वो भी इसमें मेंशन नहीं किया गया। दिस वाज स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ जापान विच इम्पोर्टेड चीप फार्म प्रोडक्ट टू इम्प्रूव द हर टर्म ऑफ ट्रेड, कि उसने जब ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, चीप इंपोर्टेड फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी दूसरी कंट्री से। तो ये चीज़ें भी जो है फॉरेन ट्रेड का, या ये सिंपल कहने का मकसद ये है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उसने जो मॉडल प्रेजेंट किया था वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए था। तो होना ये चाहिए, होता ये है रियलिटी में कि पूरी दुनिया इस वक्त जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उस वक्त भी ट्रेड जो है वो ओपन थी। तो उस वक्त ट्रेड का रोल जो था उसमें इस मॉडल में डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद ये है कि इसने कहा था कि सप्लाई ऑफ लैंड लेबर इज़ फिक्स, राइट। सप्लाई ऑफ लैंड इन द लॉन्ग रन इज़ फिक्स्ड। ऐसा नहीं होता। फाइडेनस मॉडल assume that in the process of economic development the supply of land remain fixed, but ऐसा नहीं होता। It is not true. The supply of land can be increased in case of the long run, कि जो एग्रीकल्चरेबल लैंड्स होती हैं
पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर देखा जाए तो लैंड ऐसी जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो उसको एग्रीकल्चर में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई लैंड नहीं उगाएगी, बल्कि कुछ जो पोटेंशियल लैंड्स होती हैं उनको एग्रीकल्चर का हिस्सा बना लिया जाता है, वाटर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कुछ बैरन लैंड्स होती हैं उनको प्रोडक्टिव कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो उसने कहा था फिक्स होती है, तो बहरहाल ये इंक्रीज़ कर सकती है, तो इन द लॉन्ग रन ये एक्चुअली इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो एक और क्रिटिसिज्म आता है फायरेनस मॉडल के ऊपर, वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्फ्लेशन। थर्ड स्टेज में जो उसने कहा था कि जब एग्रीकल्चर जब टेक ऑफ पोजीशन एंड होती है और कमर्शलाइजेशन एरिया स्टार्ट होता है, बट इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय सेइंग दैट दिस फेज डज नॉट स्टार्ट सो ईजिली। द शिफ्टिंग ऑफ लेबर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल क्रिएट लेबर शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर से रियलिटी में मूव करती हैं बहुत ज़्यादा लेबर, ख़ास तौर पे सेकंड और थर्ड फेज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर वहाँ पे मूव कर जाती होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती है। अगर आउटपुट डिक्लाइन कर जाए तो फिर क्या है, प्रोडक्शन कम होती है। जब प्रोडक्शन कम हो, सप्लाई कम हो, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइजेज़ जनरल प्राइजेज़ ऑफ गुड्स इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो ये इन्फ्लेशन अकर हो जाती है। दिस विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ फूड स्टफ लीडिंग टू द इंक्रीज़ इन देयर प्राइजेज़, और फूड प्राइजेज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से फूड शॉर्टेज आ जाती है। इन दिस वे इन्फ्लेशन विल जनरेट विच में obstruct द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और ये इन्फ्लेशन इस तरह की वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देती है। वो उसमें एक ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आता है कि किस तरीके से अगर मूव कर जाए लेबर, तो वहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई हो जाती है, और फिर इन्फ्लेशन हो जाती है और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है रोक देती है। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अकॉर्डिंग टू जॉर्जसन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ बीन अ वेरी स्लो राइज इन द प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर, कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। जैसे उसने कहा था कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ग्रेटर दैन कॉन्स्टेंट इंडस्ट्रियल वेजेस, और फिर ऐसा अगर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो तो फिर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर जाएँ, ऐसा नहीं है। कंसिक्वेंटली द सरप्लस विल हार्डली बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ऐसा कम ही नज़र आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहरहाल केस टू केस, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो जो क्या कहते हैं सरप्लस विल हार्डली बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस क्रिएट नहीं होता। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर सेक्टर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, thus the growth requires that the surplus must be generated and it should it should present over there. The growth requires that the surplus must be generated and it should be persist, राइट। ये जी आ गया कि लो प्रोडक्टिविटी होती है, और ये हमने बात कर ली इसकी। अकॉर्डिंग टू द मतलब जो जॉर्जसन ने इसके ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दिया था वो ये था कि एग्रीकल्चर पर, एक तो एग्रीकल्चर सरप्लस, लेबर सरप्लस, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर सरप्लस नहीं होता, राइट, और दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी स्लो राइज करती है। Thank you very much. This is all about today class. Please stay away from corona. Wash your hand frequently. Thank you very much. Allah Hafiz.